हेलो दोस्तों, स्वागत एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य मनोशास्त्र का अर्थ, अंग्रेजी में जिसे हम मीनिंग ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम स्वास्थ्य मनोशास्त्र की परिभाषा से। और सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा अगर किसी ने दी है तो वो है जोसेफ मैट्रेजो, जिन्होंने 1980 में इस परिभाषा को दिया था। वो कहते हैं कि स्वस्थ मनोशास्त्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए मनोशास्त्र के विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक योगदान का कुल योग होता है। इसके साथ यह स्वास्थ्य और संबंधित बीमारी के एटियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सह संबंधों की पहचान करने और स्वास्थ्य प्रणाली के विश्लेषण एवं स्वास्थ्य नीति निर्माण के सुधार में योगदान देने वाली मनोशास्त्र की विद्या शाखा को स्वास्थ्य मनोशास्त्र कहा जाता है। आपको यह परिभाषा काफी बड़ी लग रही होगी। इस परिभाषा में कुछ ऐसे टेक्निकल शब्द आए हैं जो आपको काफी कठिन दिखाई दे रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सबसे मुश्किल परिभाषा है। वैसे ही विद्यार्थियों को परिभाषाएं याद नहीं होती हैं, ऊपर से मैंने एक इतनी बड़ी परिभाषा आपको स्वस्थ मनोशास्त्र की बता दी। पर याद रखो दोस्तों, ये मेरा दावा है कि मेरे इस परिभाषा के एक्सप्लेनेशन के बाद आप इस परिभाषा को एकदम से याद रख पाओगे। आपको इस परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र इस परिभाषा को समझना होगा और मैं वो पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए। इस परिभाषा को 3 चरणों में हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। पहला चरण कि स्वास्थ्य मनोशास्त्र का इसका काम क्या है? स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने, बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए विशिष्ट शैक्षिक, वैज्ञानिक और व्यावसायिक योगदान। अब इसको आप इस तरह समझिए, जो स्वस्थ मनोशास्त्र है वो अपना योगदान देता है 2 पहलुओं में। स्वास्थ्य को बनाए रखने में, उसको प्रमोट करने में, साथ में जो बीमारी है उसको रोकने में और उसके उपचार में। अब 3 तरीके से ये योगदान देता है। 2 पहलुओं में योगदान देता है, 3 तरीके से योगदान देता है। वो 3 तरीके कौन से? विशिष्ट शैक्षिक योगदान, जो रिसर्च के माध्यम से उपलब्ध होता है, वैज्ञानिक योगदान, साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, और प्रोफेशनल, व्यावसायिक योगदान। इन 3 तरीकों से स्वस्थ मनोशास्त्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के साथ साथ बीमारी की रोकथाम और उसके उपचार में अपना योगदान देता है। यह पहला चरण है जी। दूसरा चरण मैं पढ़ रहा हूं। इसके साथ यह स्वास्थ्य और संबंधित बीमारी के एटियोलॉजिकल डायग्नोस्टिक सह संबंधों की पहचान करने, यह दूसरा स्टेज है। एटियोलॉजिकल का मतलब यह है कि वो कारण जिनके फलस्वरूप व्यक्ति स्वस्थ रहता है और बीमार भी होता है। कुछ कारण ऐसे हैं जिनके फलस्वरूप व्यक्ति स्वस्थ रहता है और कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनके फलस्वरूप व्यक्ति बीमार होता है। तो स्वस्थ मनोशास्त्र उन कारणों को खोजने में भी अपना योगदान देता है। दूसरा चरण समाप्त हुआ। अब तीसरे की बात करते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य की एक प्रणाली होती है, हेल्थ सिस्टम होता है। किस तरह से आम जनता, पूरे राष्ट्र के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य को ऑप्टिमल बनाया जाए और स्वास्थ्य संबंधित नीति निर्माण, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, इन दोनों में भी स्वास्थ्य मनोशास्त्र योगदान देता है। स्वास्थ्य प्रणाली किस तरह से योगदान देता है कि उसका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना कि जो आजकल हेल्थ केयर सिस्टम है किसी भी राष्ट्र का, किसी भी राज्य का, वो कितना कारगर है। पीछे से जो नीतियां चली आ रही हैं, क्या उन नीतियों ने हेल्थ केयर सिस्टम को और बढ़ावा दिया है? लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आया है?
या किसी और प्रकार के कारणों से खामियां इसमें रह गई हैं, इन सारी चीजों का मूल्यांकन करता है स्वास्थ्य मनोशास्त्र। और उसके बाद भविष्य में किसी भी राष्ट्र की, किसी भी स्टेट की स्वास्थ्य संबंधित नीति कैसी होगी, क्या उसके पहलू होने चाहिए, किन किन चीजों को उसमें एड्रेस किया जाना चाहिए, उन सब के लिए भी स्वास्थ्य मनोशास्त्र योगदान देता है। पहले आप याद रखें क्या कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, बीमारी की रोकथाम और उसके उपचार के लिए 3 तरीके से योगदान, वैज्ञानिक तरीके से, व्यवसायिक तरीके से और शैक्षिक तरीके से। दूसरे पहलू में हम बात कर सकते हैं कि उन कारणों की पहचान करना जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं और उन कारणों की भी पहचान करना जो बीमारी को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा तो आज का हेल्थ केयर सिस्टम है, प्रेजेंट हेल्थ केयर सिस्टम, उसका वैल्यूएशन करना और हेल्थ पॉलिसी के निर्माण में योगदान देना। अरे यही तो बात कही है। ये परिभाषा मैंने इसीलिए ली है क्योंकि स्वस्थ मनोशास्त्र के लगभग हर पहलू को इसने अपने अंदर समाहित कर लिया है, गागर में सागर भर दिया गया है इस परिभाषा के द्वारा। और अब मुझे भरोसा है कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। अर्थ, अब परिभाषा को समझने के बाद मुझे लगता है कि अर्थ को समझने में हमें बड़ी आसानी होगी। स्वस्थ मनोशास्त्र ने 1978 में ही अपनी स्वतंत्रता का डंका बजा दिया था, एक अलग फील्ड हो गया था, क्योंकि इसकी उपयोगिता इतनी बढ़ गई थी कि इसको एक अलग विद्या शाखा के रूप में कार्य करना पड़ा। यह बीमारी की रोकथाम, उसका विकास और उपचार में योगदान देती है। अब योगदान किस दृष्टिकोण से? मनोशास्त्रीय दृष्टिकोण से, किसी और दृष्टिकोण से नहीं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक वो दृष्टिकोण इसके नहीं है, उसके स्टडी करने के लिए अलग अलग क्षेत्र है। ये दूसरे के क्षेत्रों में एनक्रोचमेंट नहीं करती है, अतिक्रमण नहीं करती है। ये केवल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से किस तरह से इलाज किया जाए व्यक्ति का, कैसे स्वास्थ्य को मेंटेन रखा जाए, किस प्रकार से बीमारी की रोकथाम की जाए और किस प्रकार बीमारी को होने से रोका जाए और बीमारी का इलाज क्या है, इन सब में योगदान स्वास्थ्य मनोशास्त्र देता है। मुख्य रूप से इसकी जो भूमिका है इन्हीं पहलुओं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यह स्वास्थ्य और बीमारी में मनोशास्त्रीय और व्यवहारिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के साथ साथ यह इस विषय से भी संबंधित होती है कि मनोशास्त्रीय, व्यवहारिक और सांस्कृतिक कारक शारीरिक स्वास्थ्य में कैसे योगदान देते हैं। यहाँ पर 2 बातें और आई हैं, वो कौन कौन सी है कि व्यवहारिक और सांस्कृतिक कारक, बिहेवियरल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये भी किस प्रकार से स्वास्थ्य में अपना योगदान देते हैं। आप जानते हैं कि अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग सोशल सेटअप है, तो हर संस्कृति के अपने अपने ट्रेडिशंस हैं। तो उन मान्यताओं का उन सांस्कृतिक सेटअप के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है। क्या वो मान्यताएं स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली हैं, क्या वो मान्यताएं बीमारी को घटाने वाली हैं। तो इन सब का अध्ययन भी स्वास्थ्य मनोशास्त्र के दायरे में आता है। इसके अध्ययन के दायरे में दबाव और उससे निपटना, दबाव यानी कि स्ट्रेस बहुत बड़ा साइलेंट किलर है और आजकल स्ट्रेस हर सदस्य में खूब प्रचुरता में पाया जाता है। अब ये दबाव क्यों उत्पन्न होता है और किस प्रकार से इस दबाव से निपटा जा सकता है, इस विषय पर भी स्वस्थ मनोशास्त्र बहुत ही सार्थक योगदान दे रहा है। और आने वाले समय में जो जो टेक्निक बढ़ती जा रही है, लोगों के अंदर दबाव, स्ट्रेस उतना ही बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस बहुत सारी शारीरिक बीमारियों का कारण भी बनता जा रहा है। तो उससे निपटना और किस प्रकार से उस दबाव को सहन करना, उसका अध्ययन भी स्वस्थ मनोशास्त्र के दायरे में आता है। रोगी चिकित्सक संबंध और स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाले कारकों को बढ़ावा देने के तरीके आदि शामिल होते हैं। इसके स्कोप की बात करें तो दायरा हमने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये किन किन विषय वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मनस्थिति कारक किस प्रकार से संबंधित है, रोगी और चिकित्सक के जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि रोगी चिकित्सक संबंध ये तय करते हैं कि रोगी कितना जल्दी अपने रोग से निजात पालेगा और कितना जल्दी रोगी
बाहरी दवाइयों से छुटकारा पा लेगा, यानी कि वो अपने आंतरिक सिस्टम के माध्यम से कैसे रोग से छुटकारा पा सकता है। तो ये सारी चीजें आती हैं मनःशास्त्र यानी कि स्वस्थ मनःशास्त्र के दायरे में। और स्वस्थ मनःशास्त्र ये भी अध्ययन करता है, उस बात पर फोकस करता है कि वो कौन कौन से कारक हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। तो व्यक्तियों को उन कारकों के बारे में भी, उन कारणों के बारे में भी, उन पहलुओं के बारे में भी अवगत कराता है, ताकि व्यक्ति उन कारकों को अपनाकर अपने व्यवहार में परिवर्तन करे और स्वस्थ रहें और औरों को भी स्वस्थ रखें। तो ये है स्वस्थ मनःशास्त्र के कुछ दायरे के अंदर की बातें। स्वस्थ मनःशास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु शारीरिक रुग्णता को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के दृष्टिकोण से समझना होता है। स्वस्थ मनःशास्त्र इस बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करता है कि मनःशास्त्रीय सिद्धांत, मनःशास्त्रीय थ्योरीज, मनःशास्त्रीय लॉज किस प्रकार से शारीरिक रोग से निपटने में कारगर होते हैं, कैसे वो मदद करते हैं। और ये विषय एक अंत विषय है, मतलब अलग अलग दूसरे विषयों से उनकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको लेकर के, उनको इकट्ठा करके फिर शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ता है और सार्थक रूप से किस प्रकार से स्वास्थ्य को मैनेज किया जाए और बीमारी को रोका जाए। स्वस्थ मनःशास्त्र स्वास्थ्य को समझने और उसका अध्ययन करने के लिए जैव मनःशास्त्रीय सामाजिक दृष्टिकोण को अपनाता है। यानी 3 दृष्टिकोण हैं इसके, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल। इन दृष्टिकोण को अपना करके वो स्वास्थ्य को समझने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि ये शाखा ये मानती है कि जब भी व्यक्ति के अंदर कोई बीमारी होती है, ये किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता, ये जैविक कारकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया है, ट्यूमर है, कोई चोट लग जाती है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, उन पर भी निर्भर करता है। मनःशास्त्रीय कारक वो कौन से होते हैं? जैसे आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी मान्यताएं, इस पर भी निर्भर करता है। तीसरा जो मुख्य रूप से पहलू है वो है सामाजिक, जैसे कि जातीयता, एथनिसिटी हो, आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति, व्यक्ति का सोशल सेटअप, कहाँ वो रह रहा है, किस प्रकार का उसका खान पान है, जो कि सामाजिक सिस्टम के कारण प्रभावित होता है। जैविक, मनःशास्त्रीय और सामाजिक, ये तीनों कारक मिल करके व्यक्ति के स्वास्थ्य और उसकी रुग्णता को सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। और स्वस्थ मनोशास्त्र इन तीनों पहलुओं को अपने अंदर समायोजित करके ही आगे बढ़ता है। अब कार्लसन और उनके सहयोगी कहते हैं कि सामाजिक मनःशास्त्र क्या है। इस परिभाषा को बताने से पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने सबसे कठिन परिभाषा से इस वीडियो की शुरुआत की और इसके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसका अर्थ है, उसको मैं सबसे आसान परिभाषा से समाप्त कर रहा हूं। सबसे आसान क्या है कि मनःशास्त्र के सिद्धांत, मनःशास्त्र के नियमों का स्वास्थ्य में प्रयोग स्वस्थ मनःशास्त्र कहलाता है। ये बहुत ही आसान सी परिभाषा है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे से मनःशास्त्र को समझना है तो जोसेफ मैट्रेजो द्वारा दी गई परिभाषा को आप पढ़ें और बार बार उसको समझें। ये तो बात है ही है, ये जो कार्लसन उसके सहयोगी द्वारा दी गई परिभाषा है, ये बहुत छोटी है, बहुत सिंपलिस्टिक है, ये बहुत कुछ ज्यादा नहीं बताती है, मात्र ये बताती है कि स्वस्थ मनःशास्त्र क्या है। अब स्वस्थ मनःशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण उप क्षेत्र, सब फील्ड हम बात करेंगे, वो है 4। पहला है नैदानिक स्वास्थ्य मनःशास्त्र, क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी। दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य मनःशास्त्र, पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी। तीसरा है सामुदायिक स्वास्थ्य मनःशास्त्र, कम्युनिटी हेल्थ साइकोलॉजी। और समालोचनात्मक स्वास्थ्य मनःशास्त्र, क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी। बहुत कम शब्दों में और बहुत ब्रीफली हम एक एक इस उप क्षेत्र को डिस्कस करेंगे। नैदानिक स्वास्थ्य मनःशास्त्र, क्लिनिकल हेल्थ साइकोलॉजी, इसमें क्या है, जो स्वस्थ मनःशास्त्र के रिसर्च आउटपुट्स होते हैं उससे हमें कुछ नॉलेज मिलती है, कुछ ज्ञान हमें मिलता है। उस ज्ञान का हमें जो नैदानिक समस्याएं होती है, जो हमारी क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती है, इनको हम कह सकते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। इवन आपके फिजिकल डिसऑर्डर्स में भी
उस ज्ञान का भरपूरता से प्रयोग किया जाता है। उससे क्या किया जाता है कि व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है, उसको साइकोथेरेपी दी जाती है। अब व्यवहार में परिवर्तन की क्या आवश्यकता है? व्यवहार में परिवर्तन की इसलिए आवश्यकता है कि अगर व्यक्ति बीमार हुआ है तो वो किसी न किसी कारणवश अपने व्यवहार के कारण बीमार हुआ है, उसके व्यवहार में किसी प्रकार की ऐसी कमी रह गई जिससे उसको बीमारी ने जकड़ लिया है। अगर व्यक्ति उसी व्यवहार के अनुसार चलता रहेगा तो बीमारी से छुटकारा पाना असंभव है। तो क्या होगा? आपको व्यवहार परिवर्तन करना है। जैसे आजकल डायबिटीज की समस्या बहुत बढ़ रही है लोगों में, क्योंकि जीवन शैली हमारी ऐसी हो गई है। अगर हम उसी जीवन शैली को अपनाते हुए डायबिटीज को कंट्रोल करना चाहेंगे तो वो असंभव है। हम कुछ समय के लिए दवाइयों के सहारे उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। उसको ठीक करने का एक ही तरीका है, आप अपने व्यवहार में परिवर्तन कीजिए, अर्थात अपने जीवन शैली में परिवर्तन कीजिए। जो रुग्णता है वो अपने आप आपका साथ छोड़ देगी। ये नैदानिक स्वास्थ्य मनोशास्त्र के उपक्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है ये सार्वजनिक स्वास्थ्य मनोशास्त्र। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन रखना। अब वो कैसे? क्योंकि एक पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है, ये जनसंख्या उन्मुख क्षेत्र होता है। जनसंख्या उन्मुख क्षेत्र का मतलब यहां पर ये है कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन किस प्रकार से जीवन जी रही है जिससे उसका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। एग्जाम्पल लीजिए कि दो प्रकार की पॉपुलेशन है, एक मान लीजिए एडोलसेंट बॉयज, एक एडोलसेंट गर्ल्स। दो प्रकार की पॉपुलेशन हो गई। अब इन दोनों प्रकार की पॉपुलेशन को स्टडी कीजिए कि किस में कौन सी बीमारी ज्यादा होने के चांसेस है। स्वास्थ्य मनोशास्त्र के परिदृश्य से इन दोनों पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। अब दोनों पॉपुलेशंस में यह पाया जाता है कि कौन से कारक हैं जो स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं और कौन से कारक हैं जो रुग्णता को बढ़ावा दे रहे हैं। दोनों को एड्रेस किया जाता है। दोनों का एड्रेस का मतलब यहां पर यह है कि जो स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहे हैं वो दूसरी पॉपुलेशन को बताया जाता है कि आप इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो आपका स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट आएगा। और जो रुग्णता को बढ़ावा दे रहे हैं उनको, दोनों पॉपुलेशन को जहां पर रुग्णता को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन कारकों के बारे में उनको अवगत कराया जाता है कि अगर आपका व्यवहार इसी प्रकार रहा तो आपके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होने की संभावना काफी कम है। अर्थात इस उपक्षेत्र का मुख्य लक्ष्य एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जनसंख्या होती है और उस जनसंख्या का स्वास्थ्य होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य मनोशास्त्र ये भी एक तरह से सार्वजनिक मनोशास्त्र से मिलता जुलता उपक्षेत्र है, लेकिन ये डिफरेंट है। वहां पर दो पॉपुलेशन ली गई थी, यहां पर कम्युनिटी ले जाती है। कम्युनिटी अंग्रेजी का शब्द है, उसको अगर आप समझे तो कमिंग टुगेदर फॉर कॉमन कोज, एक ही कार्य के लिए इकट्ठा होना। तो उस प्रकार के लोग जो एक कार्य के लिए इकट्ठा होते हैं, चाहे वो किसी आदर्शवाद को लेकर हो, चाहे किसी धर्म को लेकर हो, चाहे कुछ जातीयता को लेकर हो, रेस ले सकते, इथनिसिटी को लेकर हो, ज्योग्राफिकल लोकेशन को लेकर हो, ये सब एक समुदाय का निर्माण करते हैं। अब उस समुदाय के अपने सिद्धांत होते हैं, उस समुदाय की अपनी बिलीफ्स होती हैं, कुछ मान्यताएं होती हैं। याद रखना, आपकी बिलीफ्स भी, आपकी मान्यताएं भी आपके स्वास्थ्य को बहुत ही सार्थक रूप से प्रभावित करती है। यहां तक कहा गया है कि आपकी बिलीफ, मान्यताएं, विश्वास हमारी जीन किस प्रकार से एक्सप्रेस करेंगी, अर्थात हमारी जीन जो हमें माता पिता से मिली है, क्या वो एक्सप्रेस होंगी कि नहीं, क्या अपने पूरे काम को कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, वो भी इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका सेलुलर परसेप्शन कैसा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर लिप्टन कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। आप समझ सकते हैं कि आपकी बिलीफ्स आपके स्वास्थ्य को किस हद तक प्रभावित करते हैं। अगर आपको गहराई से जानना है तो पुस्तक आप पढ़िए। तो कम्युनिटी में क्या है, वो बिलीफ सिस्टम पर आधारित होती है समुदाय। तो किस प्रकार से वो समुदाय अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है, कैसे वो समुदाय में आने वाली बीमारियों से निपटता है या कैसे वो निपट पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है, तो ये सारी चीजें स्टडी की जाती हैं स्वास्थ्य मनोशास्त्र के इस उपक्षेत्र में, जिसे हम सामुदायिक स्वास्थ्य मनोशास्त्र के नाम से जानते हैं। और समालोचनात्मक स्वास्थ्य मनोशास्त्र,
क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें होता क्या है, व्यक्तियों की कुछ आपको पता है आकांक्षाएं होती हैं, पावर की आकांक्षा होती है, अचीवमेंट होता है ना। अब उस आकांक्षाओं के कारण हर व्यक्ति के पास अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं। अब कुछ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अनुसार ज्यादा पावरफुल है, कुछ अपने राजनीतिक हिसाब से ज्यादा पावरफुल है, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से ज्यादा पावरफुल। यानी कि क्या है, आपस में शक्तियों का विभाजन है। और विभाजन भी ऐसा है कि कुछ तो बिल्कुल दबे कुचले हैं, कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो सब कुछ रेगुलेट करते हैं। जैसे आज के माहौल में देखा गया है कि फार्मास्यूटिकल लॉबी इतनी पावरफुल है कि आज वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों की सोच को बदल सकती है। पीछे से बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ है, रेमडेसिविर का केस हुआ है। रेमडेसिविर इंजेक्शन कोविड-19 के इलाज में बिल्कुल भी कारगर नहीं है, उसके बावजूद भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने इसका इतना हवा खड़ा कर दिया कि 1000-1200 का इंजेक्शन 2-2 लाख में ब्लैक में बिका है। और बाद में यह कह दिया गया कि ये किसी यूज का नहीं है। कि हमारे स्वास्थ्य से कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। ये किसका उदाहरण है? ये पावर डिफरेंशियल का उदाहरण है। तो ये भी कौन स्टडी करेगा इसे? ये क्रिटिकल हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी करती है। अर्थात इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, पूरी कम्युनिटी के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित असमानताएं हैं, उसको पाटना, उसको कम करना। दोस्तों, ये मेरे संदर्भ आपको गहराई से समझना है और जानना है तो इनको जरूर आप रेफर कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको और मिल जाएंगी जो मैंने वीडियो में इंक्लूड नहीं की है। और अगली हमारी परिचर्चा होगी स्वस्थ मनोशास्त्र का दायरा, स्कोप ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी। तब तक वीडियो के कंटेंट्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो औरों को बताएं, इसमें कुछ कमी लगती है तो मुझे बताएं। जस्ट आप एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है vermasujit@yahoo.com। थैंक यू फ्रेंड्स।